दृष्टि आईएएस क्लासरूम नोट्स फॉर यूपीएससी। इसमें हम लोग जो है मौलिक कर्तव्य को देखेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में पॉलिटी का ये जो मौलिक कर्तव्य है वो मूल संविधान में नहीं थी। ठीक है, इसे भाग 4A में जोड़ा गया और ये आर्टिकल 51A के अंतर्गत है। ठीक है, इसका स्रोत जो है वो यूएसएसआर है। सभी नागरिकों को ये अधिकार ये कर्तव्य जो है सभी नागरिकों को प्राप्त है और ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो गैर वाद योग्य, गैर प्रवर्तनीय, गैर बाध्यकारी। लेकिन इसका मतलब है कि ये जो है न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन नैतिक रूप से बाध्यकारी है। इसे कैसे जोड़ा गया? तो स्वर्ण सिंह समिति की जो सिफारिश हुई थी 42वां संविधान संशोधन में भाग 4A के रूप में जोड़ा गया आर्टिकल 51A के रूप में 10 फंडामेंटल राइट को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो सिफारिश हुई थी स्वर्ण सिंह समिति की, इसमें 12 लोग थे। इसमें कहा गया था कि 8 फंडामेंटल ड्यूटी हो, ऐसा इसमें सिफारिश किया गया और कहा गया कि संसद विधि द्वारा दंडनीय बनाए इसको। और फिर कहा गया कि टैक्स अदा करना भी फंडामेंटल ड्यूटी होना चाहिए, लेकिन इसमें से किसी को भी नहीं माना गया। इस सिफारिश, तीनों सिफारिश में से किसी भी सिफारिश को नहीं माना गया। ठीक है, उसके बाद जो है अब यह क्या कॉन्सेप्ट आता है, अधिकार वर्सेस कर्तव्य। तो अधिकार और कर्तव्य के बीच जो है कैसे स्थिति है, तो अधिकार वर्सेस कर्तव्य में अधिकार उदारवादी और कर्तव्य समाजवादी, ठीक है, को दिखाता है। जब हम उदारवादी और समाजवादी दोनों में देखें तो जो उदारवादी देश होते हैं उसमें अधिकार को ज़्यादा वरीयता दी जाती है कर्तव्य की अपेक्षा, लेकिन समाजवादी देश में कर्तव्य को ज़्यादा वरीयता दी जाती है अधिकार की अपेक्षा। कर्तव्य जो है वो ज़्यादा इसको वरीयता दी जाती है। सामाजिक हित और कमज़ोर होगा, क्यों? क्योंकि जब उदारवादी होगा अधिकार ज़्यादा होंगे, कर्तव्य कम होंगे, कर्तव्य नहीं होंगे तो सामाजिक हित कमज़ोर होगा और राज्य कमज़ोर होगा इसमें। लेकिन अगर हम देखें समाजवादी में तो सामाजिक हित मजबूत होगा, क्योंकि यहाँ पे कर्तव्य को ज़्यादा वरीयता दी जा रही है, तो समाज शक्तिशाली होगा। ठीक है, यहाँ पे जो है उदारवादी में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बल मिलेगा, जबकि यहाँ पे व्यक्तिगत स्वतंत्रता कमज़ोर होगी, क्योंकि कर्तव्य यहाँ पे ज़्यादा है, अधिकार की अपेक्षा कर्तव्य को ज़्यादा वरीयता दी जा रही है। अब बात करते हैं मौलिक कर्तव्य की प्रकृति कैसी है। तो मूल कर्तव्य गैर वाद योग्य, गैर प्रवर्तनीय और गैर बाध्यकारी है। यानी मौलिक जो कर्तव्य होता है वो कैसा होता है, गैर वाद योग्य होता है, गैर प्रवर्तनीय, गैर बाध्यकारी, यानी इसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसका अधिकार और कर्तव्य का संतुलन, न्यायपालिका भी इस बात पर बल देती है, कहती है कि अधिकार और कर्तव्य का एक संतुलन होना चाहिए, यानी कि हमारे मौलिक अधिकार के साथ मौलिक कर्तव्य भी होने चाहिए। मौलिक कर्तव्य राष्ट्रवादी और एकात्मक चरित्र के हैं। हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं उसका चरित्र कैसा है, राष्ट्रवादी और एकात्मक है। राष्ट्रवादी इसलिए है क्योंकि मौलिक कर्तव्यों के रूप में संविधान, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज के आदर पर बल देता है, इसलिए राष्ट्रवादी है। अगर एकात्मक कहें, एकात्मक क्यों है, क्योंकि सभी नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि वे वैज्ञानिक दृष्टिकोण और पर्यावरण संरक्षण को अपनाएं। ठीक है, कौन कौन से मौलिक कर्तव्य है इसको एक बार देख लें। मौलिक कर्तव्य है प्रत्येक नागरिक का संविधान का पालन करे व राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का आदर करे। यानी प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का आदर करे, स्वतंत्रता सेनानियों के आदर्शों का पालन करे। ठीक है, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे, देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा करे, समरक्षता और समान भाईचारे की भावना रखे और स्त्रियों का सम्मान करे। ठीक है, यानी कि समान भाईचारे की भावना रखे और स्त्रियों का सम्मान करे, गौरवशाली परंपरा और संस्कृति की रक्षा करे, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करे, पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद भावना का विकास करे, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करे और हिंसा से दूर रहे। 10वां जो है वो था व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में उत्कृष्टता लाने का प्रयास करें, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में उत्कृष्टता लाने का प्रयास करें। 11वां जो बाद में जोड़ा गया वो था 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को माता पिता पढ़ाएं। अब जो ये मौलिक कर्तव्य है इसकी आवश्यकता क्या है, तो कह रहे सामाजिक अनुशंसन और नागरिक उत्तरदायित्व जैसे सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान ना हो, पर्यावरण का संरक्षण हो, इसके लिए ज़रूरी है फंडामेंटल ड्यूटीज़। अधिकार और कर्तव्य का संतुलन बना रहे, इसके लिए आवश्यक है। संवैधानिक नैतिकता के लिए आवश्यक है, जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा मिल सके। ठीक है, अब जो है फंडामेंटल ड्यूटी और फंडामेंटल राइट एक दूसरे के पूरक हैं। कैसे? तो कोर्ट ने स्पष्ट माना है कि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दोनों का संतुलन हो। हालांकि मौलिक कर्तव्य कार्यकारी व विधिक रूप से बाध्यकारी नहीं है,
लेकिन इन्हें बाध्यकारी बनाया जा सकता है। ये नैतिक रूप से बाध्यकारी है, ये केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है और इसको बाध्यकारी बनाने के लिए हम कोई कानून बना सकते हैं। ठीक है, अब है ये पूरक है। कैसे? पहला, केवल अधिकार अराजकता को बढ़ावा देता है और केवल कर्तव्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को समाप्त करता है। तो जब दोनों रहेंगे तब क्या रहेगा? बीच में सामंजस्य की स्थिति रहेगी। दूसरा, लैंगिक समता मौलिक अधिकार है, लेकिन स्त्रियों का सम्मान मौलिक कर्तव्य है। अब लैंगिक समता हो, स्त्रियों का सम्मान हो, तो ये मौलिक कर्तव्य है, तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, वहीं प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एक मौलिक कर्तव्य है, तो दोनों में पर्यावरण की बात की गई, एक दूसरे के पूरक है। अब यहाँ पे शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और यह एक मौलिक कर्तव्य भी है, तो दोनों कैसे हो गए? यहाँ पे भी पूरक हो गए। अब कह रहा है कि क्या जो फंडामेंटल ड्यूटी है को प्रवर्तनीय बनाया जा सकता है? तो इसके पक्ष में भी तर्क है और विपक्ष में भी। तो पक्ष में तर्क को देखें तो सामाजिक अनुशासन और नागरिक जिम्मेदारी बढ़ेगी अगर फंडामेंटल ड्यूटी को प्रवर्तनीय बना दे तो। पर्यावरण संरक्षण, राष्ट्र की एकता, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा और समरसता और बंधुत्व को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि ये नियम के तौर पर आ जाएंगे। ठीक है, चुनौती मिलने लगेगी इसे क्योंकि ये प्रवर्तनीय हो जाएंगे। लेकिन इसकी चुनौतियाँ क्या होंगी? इससे क्या होगा कि व्यक्ति का स्वतंत्रता कमजोर हो जाएगी क्योंकि कर्तव्य बढ़ जाएंगे, राज्य की दमनकारी भूमिका बढ़ जाएगी। कर्तव्य के तौर पर राज्य कुछ भी लागू कर सकती है। सभी कर्तव्य प्रवर्तनीय नहीं बनाए जा सकते, लेकिन कुछ कर्तव्यों को प्रवर्तनीय बनाया जा सकता है, जैसे पर्यावरण संरक्षण, राष्ट्रीय सम्मान कानून, इस सब को प्रवर्तनीय बना देना चाहिए। अब है महत्व क्या है इसका? तो कह रहे हैं सामाजिक अनुशासन और नागरिक उत्तरदायित्व। पहला है, इसमें सामाजिक अनुशासन बढ़ेगा, इससे सामाजिक अनुशासन आता है। फंडामेंटल ड्यूटी से नागरिक की उत्तरदायित्व सिद्ध होती है। नागरिक चेतना को प्रोत्साहित करता है, जैसे राष्ट्रगान का सम्मान करना। उसके बाद जो है सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को बढ़ाता है, जैसे शिक्षा का अधिकार को दिखाना। फिर प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण को बढ़ावा देता है फंडामेंटल ड्यूटी। न्यायपालिका की न्यायिक व्याख्या में भी सहायता करता है, कहीं ना कहीं ये मौलिक कर्तव्य। अब है सामाजिक सद्भाव और देशभक्ति की भावना को प्रदर्शित करता है। ये क्या करता है? सामाजिक सद्भाव और देशभक्ति की जो भावना है उसको प्रदर्शित करता है। इसकी आलोचना क्या है? तो ये गैरवादी योग, गैर प्रवर्तनीय और गैर बाध्यकारी। ठीक है, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है उसको कहीं भी चुनौती न्यायालय में नहीं दी जा सकती। ये सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है कि सरकार इसका दुरुपयोग भी कर सकती है, क्योंकि सरकार राजनीतिक कौन सी पार्टी सत्ता में है इस पर निर्भर करता है, तो वो इसका दुरुपयोग भी कर सकती है। फंडामेंटल ड्यूटी लागू कराने के लिए अलग से कानून आवश्यक है क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं है प्रवर्तनीय। अगर इसको प्रवर्तनीय कराना होगा तो अलग से कानून बनाना होगा। कुछ प्रावधान इसमें अस्पष्ट हैं, जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण, बंधुत्व आदि, इसको पूरे अच्छे तरीके से नहीं बताया गया। कह रहे मौलिक कर्तव्य बेशक प्रवर्तनीय नहीं है, इनकी प्रकृतिक निर्देशात्मक है, लेकिन मौलिक कर्तव्य की प्रासंगिकता आज भी है। जैसे जलवायु परिवर्तन, सतत विकास लक्ष्य, सोशल मीडिया पर व्यक्ति की अभिव्यक्ति, कोविड महामारी आदि, ये सब क्या दिखाते हैं? मौलिक कर्तव्यों से ही कहीं ना कहीं उत्पन्न हुए हैं। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न है मेंस के, जिसको राइट डाउन करना है। ये कुछ MCQ हैं। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग राष्ट्रपति करेंगे। थैंक यू।